नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के रास्ते में अगर कोई एक व्यक्ति मजबूती से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि लोकसभा का चुनाव वो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने यह संभावना जताई कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अरविंद केजरीवाल आप पार्टी की तरफ से सबसे आगे हैं, इसके साथ ही ये कयास भी लगने शुरू हो गए कि क्या इस बार के लोकसभा के चुनाव में 3 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। और इसमें क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से कहीं आगे बाजी मारते हुए नरेंद्र मोदी के लिए वो चैलेंजर का काम करेंगे जिसकी उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी को कतई नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। रामलीला तो झांकी है, लाल किले की दावेदारी बाकी है। जो बातें केजरीवाल ने रामलीला मैदान से कही थी, उनका मकसद भी आज साफ हो गया। आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल के इरादे बुलंद हैं और इन्हीं बुलंद इरादों के साथ उन्होंने अपना अगला पत्ता खेल दिया। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो चुनाव के दौरान पार्टी के लिए पूरे देश में प्रचार करेंगे। यानी अब शुरू हो रहा है केजरीवाल का मिशन इंडिया। दिल्ली में विजय पताका लहराने के बाद अब केजरीवाल के सामने है मिशन 2014। केजरीवाल को सीएम की कुर्सी संभाले एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मेरा तो सपना होगा कि अरविंद केजरीवाल हो, मैं तो समझता हूँ वो इस काबिल हैं, लेकिन आपको राजनीति में ये भी देखना होता है कि हमारी सांगठनिक स्ट्रेंथ इस वक्त कितनी है, हम कहाँ खड़े हैं। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा और योगेंद्र यादव जी का मेरे प्रति प्रेम है कि वो ऐसा कह रहे हैं। दिल्ली में जो प्रयोग केजरीवाल ने कामयाब कर दिखाया, उसकी चर्चा मीडिया से लेकर आम हिंदुस्तानी तक की जुबान पर है। ऐसे में पीएम पद के लिए केजरीवाल की दावेदारी का इशारा कर आम आदमी पार्टी ने अपना अगला रणघोष कर दिया है। 2014 के आम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार करने का भी आगाज कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अभी तक ये तय किया है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लहर पर सवार है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका ऐलान जंग बीजेपी, कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। आम आदमी पार्टी मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने के मूड में नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल को पीएम पद पे देखना चाहती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम पद पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी अब मिशन पीएम की तरफ अपना रुख कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, हमारे साथ शेष नारायण जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में कुछ लोग भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस से मुकेश नाइक जी और बीजेपी से अमिताभ सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आज आम आदमी पार्टी में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, सेटल्ड करियर जिनका माना जाता है, जो माना जाता है सपना होता है एक मध्य वर्ग का, उन सपनों को ताक पर रखकर, किनारे रखकर आज राजनीति में ये तमाम लोग कूद रहे हैं। इनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल आज क्यों इतने महत्वपूर्ण बनते दिखाई दे रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की रथ यात्रा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी अड़चन या सबसे बड़ा दलदल अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को वाकई में अरविंद केजरीवाल से डरना चाहिए? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सियासत में केजरीवाल के उदय से पहले हर जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम की धूम थी। हिंदुस्तान भर में मोदी की रैलियों का सिलसिला था और मीडिया के कैमरों में सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आती थी, नरेंद्र मोदी। लेकिन दिल्ली में सियासत की हलचल इतनी तेजी से बढ़ी कि मोदी की जगह केजरीवाल ने ले ली। जो आम आदमी मोदी के विकास के दावों की कहानी सुन रहा था, उसके कानों में केजरीवाल के बोल गूंजने लगे। और अब जब पीएम पद के लिए केजरीवाल की दावेदारी सामने ला दी गई है, तो मोदी को इस पर गौर करना ही पड़ेगा। हालांकि बीजेपी अभी तक केजरीवाल को राष्ट्रीय सियासत का चेहरा स्वीकार नहीं कर रही है। Well, आम आदमी is entitled to views
जनता ने आप पार्टी को समर्थन दिया है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया। ये जनता मतदान के द्वारा तय करेगी। And nobody has authorized the Aam Aadmi Party to give a decision on these two leaders. मोदी के समर्थक भले ही केजरीवाल के वजूद को नकार रहे हों, लेकिन केजरीवाल फैक्टर का आम चुनाव में भी असर तय माना जा रहा है। इसके पीछे वजह है हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे। बीजेपी ने भले ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत दर्ज कराई हो, लेकिन पोलिंग इंडिकेटर्स ने कुछ और ही इशारा किया। इन तीनों ही राज्यों में अच्छी खासी तादाद में नोटा वोट पड़े थे। नोटा यानी चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी को वोट न देना। मध्य प्रदेश में तकरीबन 5,90,000 वोटर्स ने नोटा का इस्तेमाल किया, जबकि राजस्थान में ये आंकड़ा 5,67,000 था। वहीं छत्तीसगढ़ में नोटा इस्तेमाल करने वाले वोटर्स की तादाद थी 3,56,000। हालांकि कुल वोट के हिसाब से देखा जाए तो यह आंकड़ा तकरीबन 1.5% ही बैठता है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी कि इन तीनों राज्यों में नोटा इस्तेमाल न करने की एक बड़ी वजह विकल्प न होना थी। तीनों ही राज्यों में टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच थी और विकल्प न होने के हालात में मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया। दिल्ली में वोटर्स के पास बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी थी। इसी वजह से दिल्ली में 50,000 से भी कम नोटा वोट पड़े। खेल आंकड़ों का है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी जैसा विकल्प बाकी 3 राज्यों में भी होता तो शायद बीजेपी को जीत के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती। टीम न्यूज नेशन। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में आने वाले दिनों में मुश्किल आ सकती है? अमिताभ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिद्वंदी के तौर पर अरविंद केजरीवाल आज मैदान में दिखाई दे रहे हैं? अजय जी, देखिए, जो प्रतिद्वंदी वाला विषय आप उठा रहे हैं वो प्रजातंत्र में यदि कोई किसी भी दल का कोई प्रतिनिधि आता है तो वो प्रतिद्वंदी होता है। और यदि आम आदमी पार्टी ने तय किया है, चाहे उसके तय करने के पीछे की राजनीति जो भी रही हो, उसके पीछे के दल जो भी रहे हों, लेकिन जब तय किया है कि वो लोकसभा चुनाव में पूरे जोर शोर से उतरेगी और जैसा मैंने सुनने में मेरे सामने आया है कि वो 300 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो वो प्रतिद्वंदी तो है, लेकिन उस प्रतिद्वंदी पार्टी या प्रतिद्वंदी व्यक्ति में कितना सामर्थ्य है, पोटेंसी कितनी है, ये तो समय और मतदान बताएगा। लेकिन एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में कांग्रेस ने एक प्रॉक्सी चेहरा, एक जिसको आप कह सकते हैं कि साइड का अपना एक रूप दिखाया। मैं बी टीम नहीं बोलता हूं इसको, उनकी तो यहाँ भी आपको कांग्रेस का खेल दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं, रणनीति यह है कि राहुल गांधी चूंकि नरेंद्र मोदी के सामने बौने और तुच्छ हो गए हैं इस लोकप्रियता की पैरामीटर में, पैमाने में, तो अरविंद केजरीवाल को एक टैसिट सपोर्ट देके, एक छुपा हुआ समर्थन देके, जैसे कि उसने दिल्ली में भी किया और आगे पूरे चलिए, तो यानी आप मान रहे हैं ना कि आज के दौर में अगर आपके लिए कोई एक तरह से मुकाबला है तो वो अरविंद केजरीवाल है? अरविंद केजरीवाल के अलावा सारे लोग हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं। देखिए, आप सारी बातें एक साथ नहीं कह सकते। मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने कहा कि राहुल गांधी के नगण्यता के बाद कांग्रेस की रणनीति है कि वो आप और केजरीवाल को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने की कोशिश करें। अब उस कोशिश तो आप लेकिन मान रहे हैं, लेकिन कान को घुमा कर पकड़ना चाहते हैं राहुल देव जी। अब आप जो भी समझें, लेकिन मैंने जो कहा वो तथ्यात्मक बयान दिया। यही सवाल मैं अगर आपके सामने रखूं राहुल देव जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आज वाकई में एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के लिए वाकई में मुकाबला दे सकते हैं? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। चुनौती तो वो बन चुके हैं और बन रहे हैं। कितनी मजबूत चुनौती बनते हैं इस पर ये निर्भर करेगा कि अगले वो तो कुछ महीनों में, उनके पास ज्यादा समय नहीं है किसी भी पार्टी के पास, वो कितनी तेजी से अपना राष्ट्रीय दूसरे राज्यों में संगठन बना लेते हैं, अच्छे लोग उनके पास आ जाते हैं, एक टीम बन जाती है, एक संगठित सुगठित टीम उनकी बन जाती है जी। लोग उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं और जिस तरह से और जिस तरह के लोग जुड़ रहे हैं जी, उससे तो वो हर एक पार्टी के लिए, हर स्थापित पार्टी के लिए एक चुनौती है। बीजेपी को नरेंद्र मोदी की जो विजय यात्रा चल रही थी, हमें दिख रहा था, उसको एक झटका इससे निश्चित रूप से जरूर लगेगा और वो चुनौती एक होगी, क्योंकि ये बात अब साफ है कि अब जहां भी लोगों को
बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विकल्प के रूप में एक तीसरा विकल्प मिला है और अगर आपके अच्छे उम्मीदवार हुए, उन्होंने ठीक से अभियान चलाया तो ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, कांग्रेस को तो ज्यादा होगा ही, उसका सफाया भी हो सकता है जी। तो क्योंकि हम ये तब कह रहे हैं, ये ध्यान में रखना जरूरी कि हम ये इस बात के साथ साथ ये शामिल है कि कांग्रेस और राहुल गांधी कम से कम अब दौड़ में और होड़ में इतने पिछड़ चुके लगते हैं कि वो उनको किसी भी सूरत में फायदा नहीं है जी। सबसे ज्यादा वोट अगर आप खाएगी तो वो कांग्रेस की ही खाएगी, लेकिन अगर किसी को नुकसान उससे ज्यादा होगा राजनीतिक रूप से चुनाव जीतने के लिहाज से लोकसभा चुनाव में, तो शायद वो बीजेपी है। बिल्कुल। शेषनारायण जी, क्या आपको लगता है ये जो नोटा का अधिकार, जो कम से कम 4 राज्यों में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया, उसका सीधा फायदा आपको मिल सकता है? और उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है? आपको तो फायदा होगा ही, वो तो बहुत मामूली सी परसेंटेज है, और उन राज्यों में है जहां की आइदर और था जी, तीसरा विकल्प नहीं था। दिल्ली में जैसे था, जैसे दिल्ली में जनरल परसेप्शन ये था कि अगर इन लोगों ने चुनाव में अपना हैट ने डाल दिया होता जी, तो बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटें मिलनी थी। तो जाहिर है कि कांग्रेस को तो एकदम पिछले 1.5, 2, 3 साल के जो भ्रष्टाचार के कैंपेन हैं, भ्रष्टाचार का पर्यायवाची कांग्रेस बन ही चुकी थी, और जो मोस्टली अर्बन मिडिल क्लास है दिल्ली का, वो कांग्रेस के खिलाफ था जी। और बीजेपी का कार्य था, अन्ना हजारे के मूवमेंट में बीजेपी का समर्थन था, रामदेव के था, कार्यकर्ता मोबिलाइजेशन उनका टोटल था। तो वो सारे लोग तो बीजेपी के वोटर थे और सारे लोग उनके कार्यकर्ता थे, लेकिन आज वो खिसक गए। लेकिन ये इनके आने से जब विकल्प की स्थिति आई जी, तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरा भी देखते हैं। तो वो जो स्थिति, जो विकल्पहीनता के सामने विकल्प देने की जो इनकी कुव्वत है जी, वो जैसे बहुत एक गणित है, सीधा सीधा कहा जाता है भाई 3% वोट इन्होंने बीजेपी का काटा दिल्ली में जी, और 15-16% कांग्रेस का काटा। तो 3% तो पिछले चुनाव में काटा, बीजेपी 3% पे थोड़ी रहती। बीजेपी को जीतने के लिए जो पिछले नंबर थे उससे कम से कम 20% एक्स्ट्रा होने की उम्मीद थी जी। तो इसलिए बीजेपी का इन्होंने 23% वोट काटा है। तो ये मतलब मैं राहुल भाई से बिल्कुल सहमत हूं कि ये राजनीति का तीसरा आयाम है जी। लेकिन ये वोट तो कांग्रेस का कहां है भाई? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वोट नहीं है, राजस्थान में नहीं, तो जो वोट कटेंगे, जो फसल वोटों की है, वो बीजेपी की ही कटेगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नितिन केडिया जी, जो कि आप पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अपनी कंपनी चलाते थे लेकिन आज अपनी कंपनी को छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ मफत भाई भी जुड़ चुके हैं, मफत भाई पटेल। इनकी पत्नी बहुत ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं और गुजरात में, लेकिन आज वहां से आप पार्टी में शामिल हो चुके हैं मफत भाई पटेल जी। मफत भाई पटेल जी, क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए एक मुकाबला खड़ा कर सकते हैं? जरूर मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे गुजरात में, जी आप बोलें। सारे गुजरात में ये अरविंद भाई का बहुत बड़ा असर है, और सभी जगह पर आपके सदस्य बनते जा रहे हैं जी। लगता है आपको कुछ तकनीकी दिक्कत है जिससे शायद आपको आपकी आवाज फोल्डबैक में सुनाई दे रही है। हम आपके पास दोबारा आते हैं, तब तक हम इस बीच में उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नितिन केडिया जी, गुजरात सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, जिनकी उनके पति खुद आज माफ कीजिएगा वो हैं अभी, और उनके पति आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। आपके साथ आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल क्या मुंबई में एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ, और फिर यूं कहें कि बीजेपी, शिवसेना, इन सबके अलग हटकर अपनी जमीन, अपनी जगह बना सकते हैं? मेरे हिसाब से तो अभी एक इतिहास घट रहा है, और इसलिए मैं काफी इस बारे में मुझे चेतना जागी कि ये एक पार्टी हो सकती है जो बदलाव ला सकती है। इसलिए मैं ये पार्टी, अपने जो भी काम है छोड़ छाड़ के इस पार्टी से जुड़ चुका हूँ।